नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, हम एसएसटी की टीचिंग मेथड्स कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज जिस सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विद्यार्थी मित्रों, और तमाम परीक्षाओं के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट की हो, चाहे ग्रेड सेकंड की हो, चाहे ग्रेड थर्ड की हो। अपने आप में एक विस्तृत और एक बड़ा सब्जेक्ट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की, यानी कि गणित विषय की। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मैथ्स की जो शिक्षण विधियां हैं उसके अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, गणित शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण विधियां यानी कि मैथ्स टीचिंग मेथड्स। अगर हम मैथ्स के टीचिंग मेथड्स की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो सबसे पहली बात, ये मैथ्स आपके रीट लेवल 1 में भी आती है और इसके अलावा रीट लेवल 2 साइंस मैथ वाले पोर्शन में भी आती है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहली बात, अगर हम इसके शिक्षण विधियों के सिलेबस की चर्चा करें, पाठ्यक्रम की चर्चा करें, तो काफी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नजर आती है वो ये है कि इसके पाठ्यक्रम में सिंपली 2 इकाइयां दी गई है। कितनी इकाइयां दी गई है? 2 इकाइयां। देयर आर 2 यूनिट्स। सिर्फ 2 इकाइयां हैं। पढ़ना किस तरीके से, क्या क्या इन इकाइयों में पढ़ना है, इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, इनकी जो 2 इकाइयां हैं, उन 2 इकाइयों में से इकाई संख्या 1 के अंदर जो चीजें हमें पढ़नी है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें गणित का अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं, उद्देश्य, ये चीजें पढ़नी है कि गणित का अर्थ क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित की परिभाषाएं क्या है, गणित के उद्देश्य क्या है। इसके अलावा गणित की विशेषताएं व तथ्य। इसके अलावा गणित की या गणित का अन्य विषयों से सह संबंध, ये इसके अंदर हमको पढ़ना है। यानी कि पहले यूनिट के अंदर हमें गणित क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये पढ़ना है। फिर मैथ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, इसके फैक्ट्स क्या है, ये देखना है। और उसके बाद में गणित सब्जेक्ट का अन्य विषयों से क्या सहसंबंध है, ये हमें इसके अंतर्गत देखना होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें इकाई संख्या 2 की, इकाई संख्या 2 की, तो इस इकाई संख्या 2 में एक तो हमें पढ़ना है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, तथ्य, स्वरूप और परिभाषा। यह पढ़ना होगा विद्यार्थी मित्रों। यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है, इससे संबंधित तथ्य क्या है, क्या स्वरूप क्या है, परिभाषाएं क्या दी गई है, ये सारी बातें। इसके बाद में शिक्षण का अर्थ, चर, प्रकार और परिभाषा है।
ये हमको इसके अंदर देखनी पड़ेगी कि साहब शिक्षण का क्या मतलब है, शिक्षण चर कौन कौन से होते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित परिभाषा कौन कौन सी होती है, ये बातें हमको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। फटाफट से इसे क्लियर कीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ रहा हूं। चलिए जी, इसके अलावा फिर हमें पढ़ना पड़ेगा शिक्षण व्यूह रचनाएं, और शिक्षण व्यूह रचनाएं हमें इस सिलेबस में 2 पढ़नी है। एक तो पढ़नी है पाठ योजना और एक हमको पढ़नी है इकाई योजना, यानी कि लेसन प्लान और यूनिट प्लान। ये 2 शिक्षण व्यूह रचनाएं हमें पढ़नी होंगी। इसके बाद में शिक्षण उद्देश्य वर्गीकरण, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, वो हमको पढ़नी होगी विद्यार्थी मित्रों। ठीक है। इसके अलावा अपने को पढ़नी पड़ेगी मेकअप सेट की बात, और वो है शैक्षिक नवाचार। और शैक्षिक नवाचार अब की बार, पिछली बार 3 थे, अब की बार 4 होंगे। एक तो होगा शैक्षिक भ्रमण, एक साहब आपके होगा सूक्ष्म शिक्षण, एक होगा मस्तिष्क विप्लव, और एक होगा आपकी पैनल चर्चा। यह हमको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक नवाचार में 4 हो जाएंगे, शैक्षिक भ्रमण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव और पैनल चर्चा। इसके बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा गणित शिक्षण विधियां, गणित विषय की शिक्षण विधियां, जिसके अंदर हम मैथ्स में इस्तेमाल की जाने वाली इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा मापन व मूल्यांकन, और सबसे लास्ट में गणित शिक्षण के अंतर्गत सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण। ये इसके अंतर्गत आपको विद्यार्थी मित्रों पढ़नी होगी। तो कुल मिलाकर के मैं एक बार दोबारा इसको समझा देता हूं आपको कि 2 इकाइयां हैं मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड में। सबसे पहले गणित क्या है, इसका अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं और उद्देश्य हमको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में गणित की विशेषताएं क्या है, इससे संबंधित फैक्ट्स क्या क्या है, ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में गणित का अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में क्या कोरिलेशन है, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर इकाई संख्या 2 में सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, इसके फैक्ट्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, डेफिनेशंस क्या, ये पढ़नी होंगी। शिक्षण जो है उसका अर्थ क्या है, शिक्षण चर क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, प्रकार, परिभाषाएं, ये हमको पढ़नी होगी। और उसके अलावा शिक्षण व्यूह टीचिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें लेसन प्लान और यूनिट प्लान आएगा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये हमको पढ़ना पड़ेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से। शैक्षिक नवाचार, जिसमें हमें 4 शैक्षिक नवाचार पढ़ने होंगे, शैक्षिक भ्रमण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव और पैनल चर्चा, ये हमें पढ़ना होगा। गणित शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं वो हमें देखनी होगी। मापन मूल्यांकन क्या होता है ये देखना होगा, और गणित शिक्षण के अंतर्गत इस्तेमाल में आने वाली सहायक सामग्रियां ये हमको पढ़नी होगी। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं गणित की टीचिंग मेथड्स। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकाई संख्या 2 से। लेकिन इकाई संख्या 2 पर आने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ें, चाहे आप टीचिंग मेथड पढ़ें, इन दोनों ही विषयों के अंदर कभी कभी एक सवाल ये जरूर आता है कि पहचानिए कि ये शब्द किस भाषा का है। और वहां पर ऑप्शन में दिया होता है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन।
तो ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे आप मनोविज्ञान पढ़ो चाहे आप शिक्षण विधियां पढ़ो, आपको दोनों में कुल मिलाकर के बार बार सिर्फ और सिर्फ दो भाषाओं के बारे में चर्चा होती हुई दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ दो भाषाओं के बारे में चर्चा होती हुई दिखाई देगी, जिस पर पहली भाषा तो होगी ग्रीक, जो कि साहब यूनान देश में बोली जाती है। और यूनान को हम विशेष प्रकार से जानते हैं क्योंकि यूनान ही वो देश है जहां पर अरस्तु, सुकरात, प्लेटो इनका जन्म हुआ था। वही सुकरात, वही प्लेटो, वही अरस्तु, और इसमें से जो अरस्तु है उसे मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। जबकि दूसरी भाषा जिसके बारे में चर्चा होने वाली है वो है साहब लैटिन, और लैटिन भाषा बोली जाती है इटली में। क्लियर है? तो ग्रीक यूनान की भाषा है और लैटिन इटली की भाषा है। पर इन दोनों भाषाओं की खास बात यह है कि ये दोनों की दोनों भाषाएं ही एक ही महाद्वीप में बोली जाती है, और वो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और एक ही महाद्वीप में बोले जाने के कारण इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे की समकक्ष और समतुल्य भाषा विद्यार्थी मित्रों माना जाता है। यही कारण है कि जब परीक्षा में सवाल आता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तब वहां पहली प्रायोरिटी हमको ग्रीक दिखना होता है, और अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमको लैटिन आंसर करना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा। अब साहब इसको एक बार आपने देख लिया होगा। अब साहब मैं बात करूंगा हमारी इकाई संख्या 2 के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या, यानी कि सिलेबस और करिकुलम। इसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, अभी जैसे मैं आपको पढ़ाने आया हूं और पढ़ाते हुए मैं ये कह रहा हूं कि आपको 2 इकाइयां मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स के टीचिंग मेथड में। तो अगर मैथ्स के टीचिंग मेथड में मैं आपको 2 प्रकार बताऊंगा, या 2 प्रकार से हम आपको ये कहूं कि 2 इकाइयों के माध्यम से आपको पढ़ना है, तो ये जो 2 इकाइयां मैं पढ़ाऊंगा ये आपका सिर्फ सिलेबस है। मैं 2 इकाइयां करवा रहा हूं, ये 2 इकाइयां तो आपका क्या है? सिलेबस। यानी केवल जब विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान ही दिया जाता है तब तो उसे पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जो स्कूलों के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं वहां सिर्फ हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, बल्कि वहां पर खेल कूद, वाद विवाद, भाषण, नृत्य, संगीत, कला, ललित कला, मेहंदी, इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवाई। तो जब उस पाठ्यक्रम में ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी सम्मिलित हो जाती है, तब उस विस्तृत स्वरूप को किसकी संज्ञा दी जाती है? पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? तो मैं समझा देता हूं। केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल, रीट का सिलेबस। अपन जो रीट का सिलेबस पढ़ते हैं वो पाठ्यक्रम ही तो है, और है क्या भाई? जैसे बाल विकास में 5 इकाइयां पढ़नी है, टीचिंग मेथड में 2 इकाइयां पढ़नी है, सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चनों के लिए हमको लगभग 8-10 इकाइयां। तो कुल मिलाकर के ये जो फिक्स कंटेंट दिया जाता है वो सिलेबस होता है। दूसरी चीज, जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो इसे
पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब पाठ्य सहगामी क्रिया को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो इसे पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। ये क्लियर है? अब जैसे यहां पर मुझे आप लोगों को पाठ्य सहगामी क्रिया के उदाहरण बताने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधा आते हैं। अगर मैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे कि मेहंदी प्रतियोगिता, कॉमा नृत्य प्रतियोगिता, इसके अलावा संगीत प्रतियोगिता, इसके अलावा खेलकूद गतिविधियां, आदि। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ बातें आपको बताई। सबसे पहली बात कि केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को तो हम पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं, जैसे रीट का सिलेबस हो गया आपके, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जब इसमें जोड़ दिया जाए तो इसे करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उदाहरण हैं जैसे कि मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, नृत्य प्रतियोगिता हो गई, संगीत प्रतियोगिता हो गई, खेलकूद प्रतियोगिता हो गई इत्यादि। ये सब क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ के उदाहरण हैं। फटाफट से इसको अपने दिल दिमाग जहन पर छापिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब देखो, अब एक शब्द आया यहां पर पाठ्यक्रम, और इसी को विस्तृत रूप में हमने कहा पाठ्यचर्या। कभी कभी इन दोनों शब्दों को एक कॉमन वर्ड से इंडिकेट कर दिया जाता है और वो है साहब आपके करिकुलम। ध्यान से देखिएगा, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कभी कभी कॉमन वर्ड से इंडिकेट कर दिया जाता है करिकुलम, और इस करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से मानी जाती है, क्यूररे। कौन से शब्द से मानी जाती है? क्यूररे शब्द से। और इस क्यूररे शब्द का अर्थ होता है, यानी कि हम अगर बात करें कि क्यूररे शब्द क्या होता है, तो इस क्यूररे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में कहा जाता है करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूररे से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि जिस प्रकार एक धावक निश्चित दूरी को, जिस प्रकार एक धावक निश्चित दूरी को निश्चित समय में दौड़ करके पूरी करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक, या मैं शिक्षक की जगह गलती से इस्तेमाल करूंगा, गलती शिक्षक लिख गया, उसी समान या उसी प्रकार एक विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूर्ण करता है। ये याद रखिएगा, समझ गए बात को? जिस प्रकार एक दौड़ने वाला धावक निश्चित दूरी को निश्चित समय में दौड़ करके पूरी करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पढ़ करके पास या फेल होता है।
क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से उसके लिए यानी कि विद्यार्थी के लिए उसका पाठ्यक्रम एक प्रकार से दौड़ का मैदान है, रेस कोर्स है विद्यार्थी मित्रों। ध्यान रह जाएगी बात। फटाफट से इसको अपने दिल दिमाग ज़हन में छापिए, फिर बढ़ते अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखिएगा। अब साहब कई बार एग्जाम में सवाल बन जाता है कि साहब इससे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी जो हमें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहली परिभाषा मुझे जो लगती है, जो इंपॉर्टेंस रखती है, वो है सबसे पहले नंबर 1, कनिंघम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कनिंघम। कनिंघम की परिभाषा ये मान के चलिएगा विद्यार्थी मित्रों, हर बार एग्जाम में आती ही आती है। जिस प्रकार साइकोलॉजी के अंदर निश्चित रूप से ये मान के चले आप कि साहब व्यक्तित्व वाले चैप्टर में आपको परिभाषा दिखाई देगी आलपोर्ट की। निश्चित रूप से आलपोर्ट की परिभाषा दिखाई देगी, क्योंकि पर्सनैलिटी वाले चैप्टर से परिभाषा आने लायक ही उसकी है, इंपॉर्टेंस ही उसी की है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। तो कुल मिलाकर के आपको जिस प्रकार पर्सनैलिटी के चैप्टर में आलपोर्ट की परिभाषा याद रखनी पड़ती है, उसी प्रकार आपको इस सेक्शन के अंदर जिस परिभाषा को याद करके रखना होगा वो परिभाषा कनिंघम की है। अब कनिंघम क्या कहता है तो सुनिएगा। कनिंघम कहता है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। इस परिभाषा को समझो। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। बड़ी ही शायराना तरीके से पेश की गई परिभाषा है, और मेरे हिसाब से इस परिभाषा को याद करने में विद्यार्थी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसको एक तरीका और बता देता हूं। आपको इस परिभाषा में एक शब्द याद रखना है, और वो है कलाकार। जिस परिभाषा में कलाकार शब्द का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा, वो परिभाषा निश्चित रूप से किसकी मानी जाएगी? कनिंघम की मानी जाएगी विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? लेकिन साहब वो कहता है ना कि रीट की वैकेंसी है तो हलवे की तरह तो परोसी जाएगी नहीं, कोई ना कोई तो इसमें भी तिकड़मबाजी फंसेगी। क्या फंसेगी वो सुनो। वो कई बार इस परिभाषा को इस तरीके से नहीं देता, बल्कि घुमा के दे देता है। जैसे उसने एक बार एग्जाम में पूछा कि कनिंघम ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत सामग्री की तुलना किसके साथ की? कनिंघम ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत सामग्री की तुलना किसके साथ की है? और जब वो ये बात पूछता है तो फिर हम निरुत्तर हो जाते हैं। क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। सिस्टमेटिक पढ़ो। कुछ शब्दों का इस्तेमाल इसने किया है, जैसे कि एक शब्द तो इसने कहा कलाकार, एक शब्द इसने कहा साधन या माध्यम, एक शब्द इसने कहा चित्रशाला, एक शब्द इसने कहा सामग्री, और एक शब्द इसने कहा आदर्श। एक शब्द इसने क्या कहा? आदर्श।
इनको समझो, वो ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो निश्चित रूप से हमें समस्याओं में ला सकते हैं, और समस्याओं में हम कभी आना नहीं चाहते, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये कुछ शब्दों की बात इसने की है, कलाकार, साधन, माध्यम, चित्रशाला, सामग्री, उद्देश्य, ये क्या कंटेंट है, किस प्रकार का कंटेंट है, ये क्या जानना चाह रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इन शब्द विशेष का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इन शब्दों के अंदर आपको गहराई के अंदर जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कलाकार कौन है, तो आप खुद सोचिए कलाकार कौन है। भाई मैं ये कहूं कि अभी इस समय यहां पर कलाकारी कौन कर रहा है आपके सामने, आप स्कूल में एज ए टीचर सेलेक्ट होने के बाद में जब पढ़ाने जाओगे तो कलाकारी आपको ही करनी पड़ेगी। आप उनकी नजर में हीरो हो, कलाकार आप ही हो। यानी कि जो कलाकार माना जाएगा वो माना जाएगा शिक्षक। फिर बात आती है कि साधन माध्यम क्या होगा, तो भैया क्या पढ़ाने जा रहे हो आप बच्चे को। आप जब स्कूल में जाओगे तो क्या पढ़ाने जा रहे हो, सिलेबस से तो करवाओगे। यानी कलाकारी किसके माध्यम से करोगे, अपने सिलेबस के माध्यम से। यानी आपका साधन या माध्यम माना जाएगा आपका पाठ्यक्रम। फिर बात है चित्रशाला क्या है, तो आप सोचो चित्रशाला क्या है। अरे आप स्कूल में ही तो जाके पढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि साहब रोड पर बैठ के पढ़ाएंगे। स्कूल में जाना पड़ेगा, कक्षा में जाकर के पढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपकी चित्रशाला, आपका रंगमंच, आपका स्कूल है। यानी कि इसमें चित्रशाला है, विद्यालय। फिर बात आती है सामग्री क्या है, तो पढ़ाओगे किसको। आप वहां जो स्कूल में जा रहे हो वहां आप पढ़ाओगे किसको, वहां आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को। इसका मतलब आपके लिए जो सामग्री होगा वो है साहब आपका विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट। अब बचता है आदर्श, और सामग्री चूंकि एग्जाम आ चुकी है इसलिए इस बार भी इंपॉर्टेंट है। आदर्श क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप टीचर बन गए। अब टीचर बनने के बाद आपका आदर्श है क्या, ताकि आपका आदर्श है कि आपका पढ़ाए हुआ हर बच्चा पास हो, सेलेक्ट हो, आपके पढ़ाए हुए तमाम प्रश्न परीक्षा में मिले, आप नंबर 1 बने। तो कुल मिलाकर के हर टीचर का अपना एक उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य ही क्या कहलाता है, आदर्श। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श से तात्पर्य है उद्देश्य। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई है विद्यार्थी मित्रों कि अगर हमें कनिंघम की परिभाषा पकड़नी है तो इन शब्द विशेषों का ध्यान रखना पड़ेगा। कलाकार पूछे तो क्या बता देना कि शिक्षक होता है, साधन माध्यम बता दिया तो पाठ्यक्रम होता है, चित्रशाला पूछ ले तो विद्यालय होता है, सामग्री पूछ ले तो विद्यार्थी होता है, और आदर्श पूछ ले तो उद्देश्य होता है। क्लियर बात याद रह जाएगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले कंटेंट पर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब साहब बात आती है दूसरी परिभाषा की। और दूसरी परिभाषा में जो व्यक्ति आपको नजर आएगा वो है साहब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। किसके अनुसार परिभाषा होगी, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। खास बात जो है वो ये है विद्यार्थी मित्रों कि इसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, और जिसका टाइम पीरियड 1952-53 का माना जाता है। अब ये मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या परिभाषा देना चाहता है, तो वो सुनिएगा। ये कहते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत तुल्य है जब तक कि अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षण विधियां ना हो। याद रखिएगा,
संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत तुल्य है जब तक कि अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षण विधियां ना हो। अब इसमें बात तो इन्होंने अच्छी कही है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम मरा हुआ है, मृत समान है जब तक कि अच्छे शिक्षक, भाई बढ़िया टीचर ना हो, बढ़िया टीचिंग मेथड्स का अगर वो इस्तेमाल ना करे तो फिर वो पढ़ाना बेकार है, बच्चों का पढ़ना बेकार है, क्योंकि समझ में कुछ आएगा नहीं। एग्जाम सेंटर पर हम इधर का उधर देखते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे जिंदगी में। तो इस परिभाषा को याद करने का आसान तरीका बस ये है, और वो क्या शब्द है? मृत। जिस भी परिभाषा में पाठ्यक्रम को मृत तुल्य बताया जा रहा होगा, मरा हुआ बताया जा रहा होगा, निर्जीव बताया जा रहा होगा, प्राण निश्चेत बताया जा रहा होगा, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? मुदालियर आयोग की हो जाएगी। इसके बाद में अपन तीसरी परिभाषा की बात करें तो वो परिभाषा आती है श्रीमती कोचर के अनुसार। अब श्रीमती कोचर क्या परिभाषा देती है तो वो भी सुनो। ये कहती हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। यह परिभाषा देती है सर। जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है, ये ऐसा कहती है। अब आप इसके अंदर देखो, बात तो सही कह रही है, भाई सैनिक का मूल कर्तव्य क्या है? हथियार का ज्ञान, हथियार चलाने का ज्ञान उसको आना लाजमी है, तभी तो सैनिक है। तो अच्छा टीचर वही है जो भैया सैनिक जिस प्रकार हथियार चलाना जानता है, उसी प्रकार टीचर को मेथड का ज्ञान होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो इस परिभाषा को अगर आपको याद रखना है तो मेरे हिसाब से इन दो शब्दों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको ध्यान में अपनाना पड़ेगा। तो सैनिक और दूसरा हथियार। जिस परिभाषा में सैनिक और हथियार इन दो शब्दों का प्रयोग होता हुआ नजर आ रहा हो, वो परिभाषा हर हाल में किसकी हो जाएगी? श्रीमती कोचर की। तीनों परिभाषाएं मैंने क्लियर कर दी है। फटाफट से इस कंसेप्ट को समझो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, तो ये तो बात हुई कंसेप्चुअल। अब बात आती है कि भैया ये पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है? पाठ्यक्रम का स्वरूप, ये चीज क्या है? इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखें विद्यार्थी मित्रों, पाठ्यक्रम का स्वरूप अगर हम करें तो हमें काल के आधार पर अध्ययन करना होगा। किसके आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा? काल के आधार पर, यानी कि समय चक्र के आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा। और समय चक्र हमेशा, यानी कि काल को हमेशा 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भूतकाल जो बीत चुका, दूसरा वर्तमान काल जो चल रहा है, और तीसरा भविष्य काल जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो कुल मिला करके ये 3 कालों के प्रकार है। तो हमें इनमें से 2 का ही अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका उसका कर सकते हैं और जो चल रहा उसका कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काल के आधार पर अगर हम अध्ययन करें तो एक तो हमें देखना पड़ेगा प्राचीन काल के अंदर किस काल के आधार पर अध्ययन करना पड़ेगा? प्राचीन काल के आधार पर। और दूसरा हमको करना पड़ेगा वर्तमान काल या आधुनिक काल के आधार पर।
क्लियर है? तो पाठ्यक्रम का स्वरूप दो आधारों पर, इसी आधार पर शिक्षा का भी स्वरूप देखा जाता है। शिक्षा का स्वरूप देख लो चाहे पाठ्यक्रम का, बात एक ही होने वाली है। तो भैया प्राचीन काल का अगर हम अध्ययन करें, सबसे पहले अगर अपन प्राचीन काल में सपोज, तो प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसा था? प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसा था या शिक्षा कैसी थी? तो ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में पाठ्यक्रम और शिक्षा दोनों को द्विमुखी प्रक्रिया यानी कि डाईपोलर प्रोसेस माना गया है। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम को और शिक्षा दोनों को द्विमुखी प्रक्रिया यानी कि डाईपोलर प्रोसेस माना गया है। दूसरी बात, ये जो द्विमुखी प्रक्रिया है इसमें पहला मुख है शिक्षक और दूसरा मुख है विद्यार्थी। पहला मुख तो कौन सा है? शिक्षक, और दूसरा मुख है विद्यार्थी। यानी कि प्राचीन काल की संपूर्ण गतिविधियां सिर्फ इन दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट, टीचर सुनता था, सॉरी टीचर कहता था, विद्यार्थी सुनता था। और पहले के जमाने में शिक्षक बहुत ज्यादा मर्यादित, चरित्रवान और बहुत ही, वो कहता है ना कि बहुत कड़क टाइप मिजाज के लोग थे, बहुत ही सिंसियर लोग थे। और बच्चे अगर कुछ गलत करते थे तो वो दंड देने से पीछे नहीं हटते थे, दंड देते थे पहले के टीचर, बहुत बुरा ध्यान रखना। और पहले के माँ बाप ने भी टीचरों को फुल छूट दे रखी थी कि बच्चे को आप चाहे ठोको पिटो कुछ भी करो, लेकिन इसको ये कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए। तो आज उनकी ठुकाई पिटाई का परिणाम है कि कई लोग IAS तक बन गए, पर आज भी उनको चाहे कोई और याद ना हो, पर अपने वो गुरुजी उनको आज भी याद है। ध्यान रखते हैं आप इस बात का। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में चलती थी, और ये संपूर्ण शक्तियां शिक्षक के पास होने के कारण प्राचीन कालीन पाठ्यक्रम और शिक्षा दोनों शिक्षक केंद्रित मानी जाती थी। किस पर केंद्रित मानी जाती थी? शिक्षक केंद्रित मानी जाती थी। और ये बात हमें जिस व्यक्ति ने बताई वो व्यक्ति थे जॉन एडम्स। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? प्राचीन काल में पाठ्यक्रम और शिक्षा कैसी प्रक्रिया माना गया है? आंसर क्या देंगे? द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है। किस किस के बीच चलती थी? तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। किसके ऊपर केंद्रित थी? तो शिक्षक केंद्रित। और ये बात हमें किसने बताई? तो जॉन एडम्स के द्वारा हमें बताई गई। क्लियर है? याद रह जाएगा। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं नंबर 2, आधुनिक या वर्तमान काल। अब आधुनिक या वर्तमान काल में क्या होने जा रहा है इसको समझो। आधुनिक या वर्तमान काल का अध्ययन अगर हम करें तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक या वर्तमान काल के अंदर आधुनिक या वर्तमान काल के अंतर्गत अब शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों त्रिमुखी प्रक्रिया बन जाती है। कौन सी प्रक्रिया बन गया है? त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस। अब शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों त्रिमुखी प्रक्रिया बन चुके हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस बन चुके हैं। और वो 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो पहला मुख तो है शिक्षक एज यूजुअल, दूसरा मुख है विद्यार्थी, और तीसरा जो इसका नवीन अंग माना गया है वो है साहब पाठ्यक्रम। क्लियर है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 मुखों में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम आता है। और अब मामला बहुत चेंज हो गया विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि अब शिक्षा बालक के इर्द गिर्द घूमती है, बालक के अनुसार घूमती है। शिक्षक बालक को दंड नहीं दे सकता, पहले दे सकता था, लेकिन जब से RT 2009 की धारा 17 आई है, धारा संख्या 17, उसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक
और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही उसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करेगा और न इसको फेल कर सकेगा। लेकिन चलो, फेल करने वाला जुगाड़ तो खत्म हो गया है। अब साहब, अब सारी की सारी ताकतें टीचर के पास नहीं है बल्कि बालक के पास है और माँ बाप भी बालक का ही सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अब संपूर्ण प्रक्रिया या प्रोसेस क्या हो चुकी है? बाल केंद्रित हो चुकी है। और ये बात हमें जिन दो लोगों ने बताई, उसमें एक तो नाम है जॉन डीवी और एक है रायबर। जॉन डीवी और रायबर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक और वर्तमान काल में अब ये त्रिमुखी है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम इसके अंग है। अब ये बाल केंद्रित है, ये बात बताने वाले थे जॉन डीवी और रायबर्न। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो अब यहां पर आकर के एक चीज तो क्लियर हो गई है कि साहब अपने पाठ्यक्रम से संबंधित परिभाषा, अर्थ, उससे संबंधित तथ्य और परिभाषाएं, ये हमने पढ़े, स्वरूप हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो देखते हैं, और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है शिक्षण। अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन इस शिक्षण के अंदर सबसे पहले जो एक शब्द छुपा हुआ है आप उसको देखिएगा। इस शिक्षण के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है शिक्षा, और शिक्षा से तात्पर्य है व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का शुद्धिकरण। इट मीन्स द प्रोसेस टू प्योरीफाई आवर बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन। जो हमें जानवर से इंसान बनाती है वो शिक्षा है, यानी कि जो हमें अनुशासित बनाती है, मर्यादित बनाती है, चरित्रवान बनाती है, संस्कारवान बनाती है, धैर्यवान बनाती है, वही क्या है? शिक्षा है। और इसका मूल उद्गम यही हम कह सकते हैं कि कारण इसका यही है शिक्षा देने का, ताकि हमारे व्यवहार का शुद्धिकरण हो सके, हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके। क्लियर है? अब यहां इस शिक्षा का पहले शाब्दिक अर्थ देख लें। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, क्योंकि यह भाषा समस्त भाषाओं की जननी है, और संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, यानी कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना। इसी शिक्षा को अगर हम अंग्रेजी के अंदर देखें तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एजुकेशन। क्लियर है? तो एग्जाम में सवाल भी आजकल इस हिंदी वाले शाब्दिक अर्थ से ना करके अंग्रेजी पर्याय वाले शब्द से आता है, इसको समझना। तो ये जो एक शब्द है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, उसको कहता है एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रशिक्षण प्रदान करना। एजुकेटम से मानी जाती है जिसका अर्थ है प्रशिक्षण प्रदान करना। अब इस एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से मानी गई है, ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। क्लियर है? ई प्लस ड्यूको, ई का मतलब अंदर से, ड्यूको मीन्स बाहर निकालना। इस ई प्लस ड्यूको शब्द की उत्पत्ति भी एक शब्द से मानी जाती है जिसे हम कहते हैं एजुकेयर। अब इस शब्द का अर्थ कैसे निकालें? तो ध्यान दें विद्यार्थी मित्रों, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है केयर। अगर हमसे कोई हमारा मित्र या हमारे माता पिता या हमारा कोई शुभचिंतक आकर के कहता है कि वो हमारी केयर करता है, हमारे माता पिता या हमसे कहते हैं कि वो हमारी केयर करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे माता पिता ने हमारी देखभाल की है,
हमारी देखरेख की है, हमारा पालन पोषण किया है, और यही अर्थ इस एजुकेयर का है, ये ध्यान रखना। तो इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा पालन पोषण, देखभाल और देखरेख। क्लियर है। लेकिन इस एजुकेट शब्द की उत्पत्ति भी एक और शब्द से मानी गई है और वो है एजुसियर। क्लियर है। और यही इसका सबसे मान्य अर्थ भी है विद्यार्थी मित्रों, एजुसियर। और इस एजुसियर का शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। और इसी वजह से इस बाहर निकालने शब्द के ऊपर दो व्यक्तियों की परिभाषाएं लाजमी है बताना। पहले व्यक्ति तो है साहब अपने विवेकानंद जी, जो ये कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। बालक को ज्ञान मत दीजिए, बालक में ज्ञान पहले से है, आपको तो केवल उस ज्ञान को बाहर निकालना है। और दूसरे व्यक्ति हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी भी कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो कुल मिलाकर के ये बात तो क्लियर हो गई है कि साहब इस शिक्षा का भी अपने आप में एक व्यापक अर्थ देखा जा सकता है। पहली बात, शिक्षा किसका शुद्धिकरण करती है? व्यवहार का। उत्पत्ति कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। कौन सी धातु? शिक्षा धातु। अर्थ क्या है? सीखना सिखाना। अंग्रेजी में से क्या कहा? एजुकेशन। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। किस शब्द से बना है? एजुकेटम। अर्थ क्या है? प्रशिक्षण देना। एजुकेटम की उत्पत्ति दो शब्दों से, कौन कौन से? ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब अंदर से, ड्यू को मतलब बाहर निकालना। ई प्लस ड्यूको की उत्पत्ति किससे? एजुकेट से। केयर का क्या मतलब होता है? पालन पोषण, देखभाल और देखरेख करना। और इस एजुकेयर की उत्पत्ति भी किससे हुई है? एजुसियर से। और एजुसियर का अर्थ भी क्या है? बाहर निकालना विद्यार्थी मित्रों। तो यानी कि शिक्षा का अपना एक गंभीर कंसेप्ट है। शिक्षा अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण करती है, शिक्षा अनुशासित करती है, मर्यादित करती है, चरित्रवान बनाती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा ही एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर लोगों ने अपने अपने मत, परिचय और विस्तार रखे। वो क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? फटाफट से पहले इसको क्लियर कीजिए, दिल, दिमाग और जहन पर छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो शिक्षा का ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आया। अब साहब इस शिक्षा के ऊपर कई मनोवैज्ञानिकों ने, कई शिक्षा शास्त्रियों ने, कई महान विभूतियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। और उन परिभाषाओं में जिन लोगों के नाम आते हैं उसमें सबसे पहला नाम तो आता है महात्मा गांधी जी। इनकी परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा एक परिभाषा आपको नजर आएगी विवेकानंद जी की, जिन्होंने शिकागो सम्मेलन के अंदर शून्य के ऊपर, जिसके ऊपर एक लाइन बोलने में दिमाग हिचकिचाता है, उसके ऊपर इन्होंने लगातार नॉन स्टॉप कई घंटे तक भाषण दिया था। और ये भारत की आन बान और शान माने जाते हैं। इसके अलावा एक आपके परिभाषा खुद की आएगी अरस्तु की, जिसे हम मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, जो प्लेटो का शिष्य था और जिसने एक पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने, डी एनिमा। इसके अलावा हम देखेंगे एक परिभाषा पेस्टोलॉजी की, जिन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और बेबी बायोग्राफी नामक किताब लिख करके उसमें बाल विकास का मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एक परिभाषा हम देखेंगे बौद्ध धर्म की, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा हम देखेंगे जैन धर्म की, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। और एक परिभाषा हम देखेंगे वेदों के अनुसार। और वेद तो आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी मित्रों, हमें शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित इन परिभाषाओं का अध्ययन करना है। पर ये परिभाषाएं हम अभी नहीं, बल्कि इसका अध्ययन हम करेंगे अगली कक्षा में। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अगली कक्षा का वेट करें, मजे से पढ़ें, तैयारियों को जबरदस्त तरीके से धार दें और इस रीट के अंदर अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है। और इसके लिए सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रयास भी कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, इस कक्षा के अंदर इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।